फादर स्टेन स्वामी के मौत का मामला दिन प्रतिदिन और गर्माता ही जा रहा है। इसी क्रम में उनको उनके चाहने वालों ने, समर्थकों ने श्रद्धांजलि अर्पण किया। श्रद्धांजलि के दौरान सबकी आंखें नम थीं, पर आंखों में आक्रोश साफ देखने को मिल सकता था। समर्थकों का कहना है कि भले ही फादर स्टेन स्वामी इस दुनिया से जा चुके हों, लेकिन उनकी विचारधारा को हम जाने नहीं देंगे, समाप्त नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि जो उनके प्रति षड्यंत्र रचा गया सरकार के द्वारा, एनआईए के द्वारा, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। समर्थकों ने साफ साफ कहा कि आज जो भी बुद्धिजीव अपनी सोच के साथ जीता है, अपनी सोच के साथ समाज में बदलाव लाना चाहता है, उन सभी के सोच को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश ये सरकार करते रहती है। जिस पे सवाल उठाया जा रहा है कि मान लीजिए अगर उनको गिरफ्तार किया गया था, फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया, तो 7 महीने से एनआईए कहाँ था? उनसे 7 महीने से एक भी पूछताछ क्यों नहीं हुई? और जिस मुद्दे पर उनको गिरफ्तार किया गया था, भड़काऊ भाषण को लेकर के, हिंसा भड़काने के लिए उनका भाषण बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था, उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोगों ने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी पार्टी की तरफ से भी। एक आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने न्याय मार्च निकाला था, उसमें सभी सामाजिक संगठन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थे, भाजपा को छोड़कर। और हम लोग सभी समझ रहे हैं कि ये एक चाल है। जैसे कि अभी तो लगभग ये प्रूफ हो गया है, ये विस्फोट जो है पूरी दुनिया के लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखिए, यूएन ह्यूमन राइट्स ने भी उनके खिलाफ लिखा है। तो तमाम एजेंसियां और तमाम लोग मान के चल रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो एनआईए का रोल हो, चाहे केंद्र सरकार का रोल हो, कहीं ना कहीं से तो वो संदेहास्पद है। मैम, आपकी बात सही है कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सब समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन जो भाजपा है उनकी तरफ से अभी तक वैसा कोई भी ठोस जवाब या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं आई है। केंद्र में देखिए, जो कुछ होता है केंद्र सरकार के इशारे पे होता है, ऐसा लोग मान के चलते हैं। और जैसा कि कई एजेंसीज ने अभी ये कहा भी है कि हैक करके मेल आईडी सिस्टम में डाला। अगर ये सच है, अब इसकी जांच होगी, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी साजिश है और तानाशाही रवैया है ये। और जिस तरह से वो ज़मीन लूट वगैरह जो कुछ भी हुआ पिछली सरकार में, आप सभी जानते हैं कि जो लैंड बैंक बनाया गया उसमें क्या क्या घोटाले हुए और क्या क्या हुआ, इस पर ये काम कर रहे थे हमारे फादर स्टेन स्वामी, इस पर काम कर रहे थे। वो जांच कर रहे थे कि आखिर वो ज़मीन किनकी है जिनको लैंड बैंक में जमा किया जा रहा है और पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जा रहा है मोमेंटम झारखंड के माध्यम से, या विदेशों में भी रोड शो किया गया है पिछली सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, भाजपा के। तो उसके पीछे क्या राज है? तो ये तमाम बातें जो है ये बिल्कुल, चूँकि ये पढ़े लिखे थे, डायरेक्टर रह चुके हैं एक संस्थान के और हमेशा काम करते रहे हैं, तो इनको वो बातें पता थी। गरीब आदिवासी बहुत लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता था कि ये कहाँ क्या षड्यंत्र हो रहा है। ये उन मुद्दों को निकाल के उसको कानूनी तरीके से पेश करते थे, उनके सामने रखते थे, उन्हें बताते थे देखो यहाँ पर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इन बातों से शायद केंद्र सरकार डरी हुई थी और इसी वजह से इन पर ये सब हुआ इनके साथ। आखिरी सवाल, गरीबों की मदद करने वाला, आदिवासी दलितों के हक के लिए लड़ने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? जिस तरह से उन पे इल्ज़ाम लग रहा है, मेरे ख्याल से वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं भारत के जिन पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लग रहा है। बिल्कुल, आप भी सोचिए, ये तो सोचने वाली बात है कि 84 इयर्स के एक सज्जन पुरुष जिन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए काम किया, वो कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? और हम लोगों ने तो उनको कई सालों से देखा है। ये पहले पूर्विया रोड में रहते थे और हमेशा वो उनका द्वार खुला रहता था गरीबों के लिए, जो प्रताड़ित हैं उनके लिए, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके लिए। तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये पूरी सरासर गलत आरोप है। पर्सनली फादर स्टेन स्वामी कैसे इंसान थे? देखिए, जिस हिसाब से आप जानते हैं। जी जी, बहुत ही सरल और स्वभाव के थे और कोई तामझाम नहीं था और एक संत की तरह जीवन निर्वाह किया है उन्होंने, आपने देखा होगा, एक संत की तरह। और गरीबों के लिए हमेशा वो बहुत दुखी रहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन पर जो भी आरोप हैं वो सच है। अगर होता तो इतने दिनों में कुछ तो बात सामने आती, कोई तो प्रमाण आता, कुछ भी नहीं आना। और ऐसे ही उनको जेल में इतने जिस तरह से उन्हें रखा गया, कोविड के समय में भी उन्होंने कहा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है जेल के अंदर, जिसकी वजह से वो संक्रमित भी हो गए। अच्छा, उनको पार्किंसन की बीमारी थी, वो ग्लास नहीं पकड़ सकते थे, तो सीपर से उनको पानी पीना था, तो वो भी अलाउ नहीं किया गया। उसके लिए भी हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिला था, मतलब जाना पड़ा हाई कोर्ट।
अब सोचिए, अच्छा वो अकेले चल नहीं सकते थे, गिर जाते थे, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ उसके बाद, तो उनको कोई ऐसा मददगार भी नहीं दिया गया जो कि उनको पकड़ के ले जा सके। तो ये तो जी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, लेकिन उनके साथ वैसा नहीं हुआ। उनके वकील ने दो तरफा व्यवहार क्यों? इसीलिए और तो ये भी सुनने में आया है कि जेल में वहाँ आयुर्वेद का डॉक्टर था, वो क्या करेंगे इलाज? सही बात है, ये सारी बातें जो है वही संदेह पैदा करती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और यही वजह है कि सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी और जो भी सेंसिबल लोग हैं वो लोग इसका मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसे अन्याय कह रहे हैं और केंद्र सरकार की निंदा कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल फिर से कि इस मुद्दे को, इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को आप कहाँ तक ले जाइएगा आप लोग? देखिए, अभी तो आंदोलन करने के मूड में हैं तमाम लोग। आज तो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, आगे सारे लोग मिलकर तय करेंगे। उसमें सभी पार्टियां होंगी, जो हमारे साथ की जो पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां होंगी और सामाजिक संगठन भी होंगे, उनके सहयोगी होंगे, और जो आदिवासी दलितों के लिए सालों से काम कर रहे हैं ऐसे लोग भी सब साथ हैं। और सब मिलकर ही यह निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, ताकि किसी और के साथ, किसी और बुद्धिजीवी के साथ, किसी और मानवाधिकार जो सच्चे कर्मी हैं उनके साथ ऐसा ना हो भविष्य में। जी दादा, आज फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी जा रही है बगीचा नाम की। उनकी जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक संदेशस्पद तरीके से हुई है। बेल से जस्ट 1 घंटे पहले, आखिरी जो जमानत याचिका दायर की गई थी उससे जस्ट 1 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मौत हो जाती है। इस मौत में कहीं ना कहीं एनआईए की जो भूमिका है उससे सवाल उठ रहे हैं, और आगे आप लोग इस पूरे के पूरे प्रतिक्रिया को कैसे ले जाने वाले हैं? देखिए, जो जन संगठन आज जितने लोग जुटे हैं इस स्मृति संकल्प और प्रतिवाद सभा में, सभी लोगों की राय है कि हम इस संघर्ष को कैसे जारी रखेंगे और इस प्रतिवाद को कैसे जारी रखेंगे, और इसको बड़े व्यापक पैमाने में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हो, जन संगठन हो, जो उनसे विचारधारा मिलता जुलता है, सारे लोग हम लोग इसको बढ़ाने का, विस्तार करने का काम करेंगे, ताकि इस तरह का सलूकात कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे गरीबों के लिए और वंचितों के लिए से जो लड़ते रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो। इसके लिए हम लोग एकजुटता दिखाएंगे और विस्तार पूर्वक सारे चीज़ को व्यापक रूप में इस चीज़ को साबित करेंगे, कि बताने का काम करेंगे कि किस तरह से ये साजिश के तहत ये किया गया है, ये सच्चाई नहीं है। उनका आरोप, उनका अरेस्टिंग, उनके ये मौत, ये इसको इसलिए हम लोग हत्या करार दिए हैं। अच्छा दादा, बात है कि जो फादर स्टेन स्वामी थे वो बड़े ही विनम्र इंसान थे, बहुत दयालु थे, लोगों की मदद करते थे। आज जो जितने भी उनके समर्थक आए हुए हैं उनकी आंखों में मौन होते हुए भी आक्रोश दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो इसको जो उन पे इल्ज़ाम लगा था कि भड़काऊ भाषण देने के कारण हिंसा भड़क गई और हिंसा की वजह से एनआईए उनको गिरफ्तार करता है और यूएपीए का भी उन पे बहुत सारी धाराएं लगा जाती हैं, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, जो सही लोग जो बोलते हैं, सरकार, ये बीजेपी की सरकार, उसको किस ढंग से साजिश बनाने के लिए सारा चीज़ लोग कर रहे हैं, और इसी में इतना विनम्र आदमी को इतना बड़ा आक्रोश भाषण करने वाला करार देना, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया दिया जा रहा है और उन पे आतंकवाद का इल्ज़ाम लगा, यूएपीए के बहुत सारी धाराएं लगाई गई। हालांकि जो उनके समर्थक हैं, जो समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के आदमी थे, वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, गरीबों, वंचितों, आदिवासियों के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया है। इस पर आप क्या बोलिए? देखिए, मैं खुद फादर स्टेन स्वामी के से जुड़ा हुआ था। मैं उनसे विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न बिंदुओं पे मैं खुद चर्चा किया करता था, और विनम्र स्वभाव के बहुत सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जो आज जो वर्तमान में जो सरकार की रवैया है, खास करके मैं केंद्र सरकार की बात करना चाह रहा हूँ, आप विचारधारा को कुचलना चाहते हैं। आपकी मंशा पूंजीवाद को पुनः इस भारतवर्ष में लाने का। देखिए, 200 वर्ष लग गए अंग्रेज़ों को हटाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी था उसको ख़त्म करने में। अब फिर नई पॉलिसी जो आप लाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर से स्टेन स्वामी का विचारधारा जो है दबेगा नहीं। अब शरीर को आप दंडित कर सकते हैं, विचारधारा को दंडित नहीं कर सकते हैं। आज मैं इसको हत्या मानता हूँ,
अगर हम भारतीयता की बात करें तो जो बुजुर्ग होते हैं उसको हम सम्मान देते हैं। जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो, जिस व्यक्ति का हाथ कांपता हो, पीने के पानी को गिलास से ठीक से जो पकड़ नहीं पाता हो, उसको इस प्रकार से यातनाएं देना कहीं से भी न्याय नहीं है। ये मानवता के भी खिलाफ है। लेकिन चूंकि आपको विचारधारा को दबा करके डराना था, इसलिए आपने उसको इस प्रकार का प्रताड़ना देने का काम किया। अच्छा, एनआईए का इल्ज़ाम था उन पर कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया जिससे हिंसा भड़क गई, आतंकवाद का इल्ज़ाम लगा उन पर। तो एनआईए 7 महीने से कहाँ था? 7 महीने से उनका कहना कि एक बार भी पूछताछ के लिए क्यों नहीं आए। और फादर स्टेन स्वामी का ये भी कहना था कि कुछ ऐसे दस्तावेज एनआईए उनके सामने रख रहा था जिससे उनको वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, उसके लिए हर कुछ संभव है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ, मैं जानता था उनको। कई एक बार मैं यहाँ पे चाय पीने उनके आवास पे गया हूँ, उनसे बात भी किया हूँ। विचारधारा की लड़ाई वो लड़ते थे। आज ठीक है, एनआईए कहती है कि वो भड़काऊ भाषण दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी भी तो बोले कि मैं विदेशों का जो जमा पैसा है मैं उसको वापस भारत में ले लाऊंगा। आपने यहाँ के जनता के साथ झूठ बोला, उसका क्या? उस पर भी आपको जवाब देनी चाहिए। आप सिर्फ कुछ लोगों के इशारे पे यहाँ का जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, यहाँ का जो संरचनाएं हैं, उस संरचना पे आप कुठारघात करना चाहते हैं, उन संस्थाओं पे आप कुठारघात करना चाहते हैं। संविधान का जो हमारा प्रस्तावना में सारा चीज़ मूल मंत्र लिखा हुआ है, उस मूल मंत्र से कोई भी आदमी, कोई भी सरकार उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो आप क्या हैं? इस प्रस्तावना को लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष को बलिदान नहीं दिया जा सकता, वो संघर्ष जिंदा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि ऐसे तो हर मुद्दे पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणी, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देती है, लेकिन झारखंड बीजेपी अभी तक इस मुद्दे पर वैसा कोई ठोस बयान उनकी तरफ से नहीं आया। देखिए, झारखंड बीजेपी, देखिए एक चीज़ है, पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है कि जिस स्टेन स्वामी और जिस आदिवासियत, जिस भाषा, संस्कृति, जिस जंगल, जल जंगल ज़मीन, आप किस मुंह से बात करेंगे? स्टेन स्वामी तो जल जंगल ज़मीन की बात करते थे। आपके जो आला नेता हैं, आपके जो आला कमान हैं, उन्होंने इसकी हत्या कर दी, उसकी सोच की हत्या कर दी। ठीक है, शरीर तो चला गया, लेकिन आपने जिस प्रकार से, जिस चक्रव्यूह में फंसा करके एक सीधे साधे बुजुर्ग आदमी को आपने जो मारने का काम किया, या भारतीय लोकतंत्र में कहीं भी उचित नहीं है। अगर ये चलता रहा तो प्रतिशोध का भावना आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगा। तब जो संविधान की जो हमारी मूल भावना है, वो भावना हमारी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि देखिए, ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है इनके आईटी सेल का, उनके द्वारा कटाक्ष, जिसको एकदम छोटा छोटा रूप में, जिसको गांव टोला से जो जुड़े हुए, उन पे वो लोग प्रहार करते हैं। लेकिन आज आधिकारिक तौर से मैं इस चीज़ का मैं भी कहता हूँ कि आपको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि झारखंड जल जंगल ज़मीन की बात करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।